हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा ये वीडियो इंडियन सोसाइटी पर होगा। लास्ट ईयर में जितने भी इंडियन सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स न्यूज़ में थे उनको हम देखेंगे। अब इसमें जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं ना विभिन्न संस्थाओं से संबंधित, वो सारी रिपोर्ट्स हम अलग लेक्चर में इंडेक्सेस के साथ देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स की। सबसे पहला टॉपिक आता है UDISE प्लस के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। सबसे पहले जानते हैं यूडाइस या UDISE क्या है। ये 2012-13 में शुरू किया गया है। ये स्कूल्स के बारे में है। यूडाइस एजुकेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स को मैच करने के लिए विभिन्न स्कूल्स के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्यों से इंफॉर्मेशन मांगता है कि उनके स्कूल का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है। 2012-13 के ही यूडाइस को यूडाइस प्लस कर दिया गया है 2019-20 में। UDISE प्लस का मेन मोटो है कि स्कूल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन में डाटा एंट्री की जा रही है उसे स्पीड अप करना, डाटा एंट्री से संबंधित एरर्स को रिड्यूस करना, डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड ईज ऑफ वेरिफिकेशन को भी बढ़ाना। यूडाइस के अनुसार प्राप्त आंकड़ों में 2019-20 के आंकड़े इस प्रकार हैं कि 80% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है तथा एनरोलमेंट रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है 2012-13 के कंपैरिजन में। ये बात थी यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के बारे में। अगला टॉपिक है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तथा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर चालू किया है। इसमें एजुकेशन सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। अब 50,000 स्कूल टीचर्स को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे स्कूल के क्षेत्र में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आइडिया जनरेशन आदि के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकें। अब ये ट्रेनिंग का कार्य इनोवेशन सेल करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनोवेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। और इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ये सारी बात थी स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। चलिए अगला टॉपिक है स्माइल स्कीम। यह स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। स्माइल स्कीम पहले से ही चल रही 2 स्कीम्स की जगह लेगा। ये 2 स्कीम्स हैं कंप्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बैगिंग और दूसरी स्कीम थी कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। अब स्माइल स्कीम का फोकस्ड एरिया था भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का तथा ट्रांसजेंडर्स का रिहेबिलिटेशन करना, उनके एजुकेशन पर फोकस करना, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करना तथा इकोनॉमिक लिंकेज प्रोवाइड करना उन्हें। अब स्माइल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तथा अर्बन लोकल बॉडीज़ की मदद लेगी। तो ये थी स्माइल स्कीम। अगला टॉपिक है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ये ना एक वेब पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। PM केयर्स फॉर चाइल्ड स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 के कारण पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों को 10 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट PM केयर फंड के माध्यम से प्रोवाइड होगा। इसमें 18 वर्ष के बच्चों को कंटिन्यू 5 साल तक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही 23 वर्ष से अधिक के युवाओं के लिए प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को आयुष्मान भारत स्कीम में भी कवर किया जाता है तथा यदि कोई बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसे केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन मिलेगा। 11 से 18 साल के बच्चों को सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। ये पेरेंट्स को खोने वाले उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के कारण अब नहीं रहे। आगे बात करते हैं युवा स्कीम के बारे में। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम। अब ऑथर से ही समझ जाइए कि यह स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि युवा राइटर्स को मतलब यंग राइटर्स को एनकरेज किया जाएगा ताकि वे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो अनसंग वॉरियर्स हैं उन पर बुक लिख सकें और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को ग्लोबली लॉन्च भी किया जाएगा। इस सारी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का कार्य होगा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक अपेक्स बॉडी है जिसे 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब आगे हम जो युवा स्कीम की बात कर रहे हैं
वह इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का एक भाग है। देखिए, आने वाले साल में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत शुरू हुआ था इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट और इसी में आती है युवा स्कीम। अब इस स्कीम में ऑल इंडिया लेवल पर कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें 75 ऑथर्स को चुना जाएगा तथा उन्हें आगे 6 महीने तक पर मंथ 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आगे जानते हैं बेल ऑफ फेथ स्कीम के बारे में। इसे 2018 में केरल पुलिस ने लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि सीनियर सिटीजन जितने हैं उनके घर में एक बेल लगाई जाएगी ताकि उन्हें जब भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो वे उस बेल को प्रेस करें, जिससे होगा क्या कि आसपास के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन सिटीजन्स को हमारी ज़रूरत है और वे टाइम पर वहाँ पहुँच सकेंगे। अक्सर होता यह है कि जब भी कोई सीनियर सिटीजन के साथ इमरजेंसी में कोई सिचुएशन आती है तो वे आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करने में भी असमर्थ होते हैं। इसीलिए यह बेल ऑफ फेथ स्कीम लाई गई है केरल सरकार के द्वारा और इसे पूरे इंडिया में भी लागू किया जाना चाहिए। अगला आर्टिकल है सेज इनिशिएटिव के बारे में। इसी से रिलेटेड एक सेज पोर्टल भी है। यहाँ सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। सेज इनिशिएटिव में वृद्ध जनों की देखभाल के संबंध में उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक की हेल्प दी जाएगी तथा वृद्ध जनों को इन प्रोडक्ट्स का एक्सेस भी मिलेगा सेज पोर्टल के माध्यम से। अगला आर्टिकल है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। यह जो कारा है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत ऑटोनोमस एंड स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब देखिए, इसमें एडॉप्टेशन वर्ड आया ना, तो हमारे देश के अंदर ही बच्चों को अडॉप्ट करने वाले या देश के बाहर बच्चों को अडॉप्ट करने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन्हें ठीक तरह से संपन्न कराने का कार्य होता है कारा का। अब अडॉप्टेशन से रिलेटेड यह कार्य द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्टेशन 1993 के तहत भारत का एक इनिशिएटिव है। द हेग कन्वेंशन 1993 को भारत ने 2003 में रेटिफाई किया है। अगला आर्टिकल है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इस अभियान के तहत 20 लाख सिटीजन्स को कोविड-19 के तहत होम केयर सपोर्ट दिया गया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लीड किया जाता है। ये नीति आयोग के सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। आगे बात करते हैं निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे टीचिंग में इनोवेटिव तरीके से शिक्षण कार्य कर सकें। निष्ठा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तथा एनसीईआरटी का। आगे जानते हैं पीटर पैन सिंड्रोम क्या होता है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से कम उम्र का व्यवहार रखता है। मतलब उम्र के साथ व्यक्ति मैच्योर नहीं हो पाता तथा उसमें इमैच्योर बिहेवियर देखने मिलता है। इसी के विपरीत है वेंडी सिंड्रोम। ये सामान्यतः अधिकतर वुमेन्स में देखने मिलता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक ज्यादा मैच्योर बिहेव करने लगता है। आगे जानते हैं पेंसिल पोर्टल के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें आप किसी भी चाइल्ड लेबर से संबंधित शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आगे आता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी। इसमें डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन ही इश्यू होंगे। यदि कोई डिसेबल या दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके लिए सर्टिफिकेट पहले ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और यह यूडीआईडी पोर्टल के थ्रू जनरेट किया जाएगा। और ये यूडीआईडी इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। अगला आर्टिकल है संवेदना के बारे में। संवेदना का फुल फॉर्म है सेंसिटिव एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। इसके तहत कोविड-19 के चलते व्यक्तियों को साइको सोशल मेंटल सपोर्ट दिया जाता है। इसका टोल फ्री नंबर भी है 1800-1212-830। यह इनिशिएटिव नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का है। आगे आता है सीबीआईडी जो है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है जिसमें
दिव्यांगजनों के रिहैबिलिटेशन तथा उनके उत्थान की बात की जाती है, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा उन्हें सोर्स के रूप में तैयार किया जाता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 मंथ का होता है। CVID प्रोग्राम को डेवलप कौन कर रहा है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक सांविधिक निकाय है, 1993 में बना और इसकी सहायता के लिए है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। आगे एक फैक्ट याद रखिएगा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ने MOU पर साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर EMRS स्कूल्स के डिजिटलाइजेशन तथा उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए है। ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है ना, ये उन ब्लॉक्स में स्थापित किए जाते हैं जहां ST या शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 50% से अधिक है। 1997 में यह कॉन्सेप्ट सामने आया था और वर्तमान में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल की बात की जा रही है, जो उन ब्लॉक्स में स्थापित होंगे जहां ट्राइबल पॉपुलेशन डेंसिटी 90% से अधिक है, लेकिन इन स्कूल्स में रेसिडेंस की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगला आर्टिकल आता है वन स्टॉप सेंटर के बारे में। ये 2015 की स्कीम है। वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं के लिए है जो वायलेंस या हिंसा से पीड़ित रही हैं। उन्हें मेडिकल केयर, लीगल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट तथा काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और यह वन स्टॉप सेंटर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का ही एक पार्ट है। अब इन वन स्टॉप सेंटर्स को फॉरेन में भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। आगे बात करते हैं IPC सेक्शन 304B के बारे में। ये दहेज अपराध से संबंधित है। अगला आर्टिकल है सरस आजीविका मेला 2021 के बारे में। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत एक इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रहा है। इसमें रूरल इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन, खासकर वुमेन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है और इसके लिए उन्हें वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों या विमेन से रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या किसी इंडिविजुअल क्राफ्टमैन को प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसकी डिज़ाइनिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स तथा सोशल मीडिया पब्लिसिटी के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इन वर्कशॉप्स में। और यह सरस आजीविका मेला कापार्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। कापार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इंटरफेस का काम करती है विभिन्न गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच। अब आगे बात करते हैं सुगम्य भारत ऐप के बारे में। इसे बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। सुगम्य भारत ऐप के थ्रू दिव्यांगजनों को 3 क्षेत्र में उनकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर, दूसरा बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट और तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। अब इस ऐप के माध्यम से कैसे एक्सेसिबल होगा दिव्यांगजनों के लिए यह क्षेत्र? तो 5 फीचर होते हैं इस ऐप में। पहला है रजिस्टर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक्स, तीसरा डिपार्टमेंटल अपडेट्स, चौथा गाइडलाइन एंड सर्कुलर्स, तीसरा दिव्यांगजन के लिए कोविड रिलेटेड इश्यूज। आगे बात करते हैं मिशन शक्ति के बारे में। मिशन शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्कीम को कंपाइल किया गया है और 2 रूपों में ये मिशन शक्ति काम करता है। अब इसकी कैटेगरी और मिशन अलग अलग हैं। सबसे पहले इसकी 2 कैटेगरीज देखते हैं। पहला है संबल। इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस, वुमेन हेल्पलाइन, स्वाधार गृह स्कीम और उज्ज्वला की बात की जाती है। दूसरी कैटेगरी में आता है समर्थ, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम्स आती हैं। मतलब संबल में विमेंस को मुख्य धारा से जोड़ना है और समर्थ में उनके एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। अब यह मिशन शक्ति 2 मिशंस को कवर करता है। पहला मिशन वात्सल्य, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और दूसरा मिशन है सक्षम आंगनवाड़ी तथा मिशन पोषण 2.0। इसमें स्ट्रेंथनिंग द न्यूट्रिशन, कंटेंट आउटरीच, डिलीवरी तथा आउटकम की बात की जाती है। आगे आता है LGBTIQ फ्रीडम जोन। अब ये LGBTIQ ग्रुप के लिए है। इसमें क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने इस कम्युनिटी के लोगों को सभी 27 देशों में खुलकर रहने और प्रवसन करने की छूट प्रदान की है और इसे ही वह कह रहे हैं LGBTIQ फ्रीडम जोन। आगे बात करते हैं ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव के बारे में। यह टीबी को कम करने के लिए 18 स्टेट्स के 161 डिस्ट्रिक्ट्स में वल्नरेबल मैपिंग करने के लिए, एक्टिव केस फाइंड करने के लिए और टीबी से संबंधित बिहेवियरल चेंज लाने के लिए
सामने आया एक इनिशिएटिव है। इसके थ्रू हमें 2025 तक टीबी मुक्त भारत इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब याद रखिएगा 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और अभी भारत में किन राज्यों को टीबी फ्री घोषित किया गया है? पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है जम्मू कश्मीर का बड़गाम जिला। अगला आर्टिकल है वॉश के बारे में। वॉश का फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसके तहत WHO ने वॉश स्ट्रेटेजी 2018 से 2025 के लिए डिसाइड किया है। वॉश में क्या किया जाता है कि WHO के माध्यम से स्वच्छ जल की प्राप्ति सुनिश्चित करने, सैनिटेशन को इम्प्रूव करने तथा बेसिक लेवल की हाइजीन प्रोवाइड करने के लिए पहले तो गाइडलाइन और स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, सेक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, सर्विलेंस और रेगुलेशन का काम भी किया जाता है, साथ ही इनसे संबंधित न्यू आइडियाज़ को सामने लाया जाता है और टेक्निकल कोऑपरेशन की भी बात की जाती है। तो WHO ये सारे कार्य करते हुए इनडायरेक्टली एक टेक्निकल एजेंसी के रूप में काम करता है। भारत और वॉश की बात करें तो भारत ने वॉश के लिए किए गए प्रयासों में जल जीवन मिशन, जिसमें स्वच्छ वाटर सप्लाई करना है 2024 तक, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन, तीसरा मिशन जल शक्ति और चौथा नमामि गंगे प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। अब आगे आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च हुआ था, लेकिन हाल ही में इसमें 8 नए इम्यूनिटी बूस्टर्स को ऐड किया गया है जो कि जन औषधि केंद्र में अब से उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसमें कम पैसे में क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं जन औषधि केंद्र में। अब आगे कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना न्यूज़ में थी, नई रोशनी स्कीम भी न्यूज़ में थी। इस स्कीम के बारे में डिटेल आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुरुबा कम्युनिटी के बारे में। यह कम्युनिटी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक वॉरियर या चरवाहे की कम्युनिटी है। कुरुबा कम्युनिटी हाल ही में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग कर रही है। अब आगे जानते हैं मेरी सहेली इनिशिएटिव के बारे में। यह इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। इसमें रेलवे पुलिस फोर्स की महिला पुलिस जो होंगी वे अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगी और उनके कोच नंबर तथा सीट नंबर को नोट करेंगी और उनके पास जाकर उन्हें RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182, GRP सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 1515 तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित अन्य प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी देंगी। और जब उनकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो उनसे यात्रा से संबंधित फीडबैक भी प्राप्त किया जाएगा। आगे बात करते हैं विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। इसमें स्टेम की बात की गई है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन 4 क्षेत्रों में पढ़ाई करने के लिए 9 से 12 तक के बच्चियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्ल्स को प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें उन्हें लैब विजिट, मॉडल इंटरैक्शन, स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग, साइंस कैंपस, एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस आदि प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे आता है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। यह इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिटीज़ को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि 5 साल तक बच्चों का डेवलपमेंट पूरी तरह किया जा सके, जिसमें उन्हें पार्क, ग्राउंड्स आदि की सुविधा प्रदान होगी ताकि वे मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट रहें और अच्छे से ग्रो कर सकें। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज उन सिटीज़ में होगा जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है। अगला टॉपिक है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा उस शहर में उपस्थित विभिन्न इनोवेटर्स को। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे सिटी में उपस्थित किसी भी समस्या के बारे में समाधान सुझा सकते हैं और उनके समस्या समाधान के इस इनोवेशन के लिए उन्हें अग्नि के माध्यम से, मतलब एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस के माध्यम से पेटेंट भी दिया जाएगा। अब इस साल सुकन्या समृद्धि स्कीम भी न्यूज़ में थी।
आगे बात करते हैं स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के बारे में। यह डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने निकाला है। इन्होंने कहा है कि बच्चे के स्कूल बैग का वेट उस बच्चे के कुल वेट का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लास सेकेंड के जो बच्चे हैं उन्हें कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा तथा क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को सिर्फ 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा और 9th क्लास से अधिक के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है NCERT। अब NCERT की बात करें तो 1961 में इस्टेब्लिश हुई ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। NCERT विभिन्न पुस्तकों को पब्लिश कराना तथा सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड करने जैसे कार्य करती है। साथ ही इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक्स तथा प्रैक्टिसेस को डेवलप करने का भी काम करती है। NCERT 1961 में आई थी, याद रखना। अगला आर्टिकल है लासी के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के बारे में। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाई गई है, जिसे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड एल्डरली के द्वारा कंडक्ट किया गया। इसमें अधिक उम्र के लोगों को हेल्थ, इकोनॉमिक तथा सोशल डिटर्मिनेंट्स किस तरह से प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। आगे है इनिशिएटिव ऑफ एमिनेंस स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 2018 में शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था कि 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया जाता था जिन्हें कंप्लीट एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाती थी ताकि वे स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ग्लोबली स्ट्रेंथन कर पाएं, जिससे कि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास टीचिंग प्रोवाइड की जाए और रिसर्च वर्क भी संपन्न हो सकें। इससे क्या होगा कि एजुकेशन के सेक्टर में फॉरेनर स्टूडेंट्स को भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब हाल ही में अपडेट यह है कि इन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को अब्रॉड में भी अपनी ब्रांचेस खोलने की अनुमति है। अब याद रखिएगा, कायाकल्प अवार्ड भी न्यूज़ में था। अगला आर्टिकल है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बना था। यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है तथा NBCFDC कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1952 की धारा 25 के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्य कौन कौन से हैं? तो यह OBCs की इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, पुअर सेक्शंस की मदद के लिए उनमें स्किल डेवलपमेंट तथा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है और उनके लिए माइक्रो फाइनेंसिंग का भी कार्य करता है। अगला टॉपिक है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। ये CRPF द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें जितने भी वॉरियर्स या सैनिक होते हैं, यदि वे दिव्यांग हो जाते हैं अपनी ड्यूटी के समय, तो NCDE के माध्यम से उनके स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग तथा रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इस्टेब्लिश हुआ है तेलंगाना में। आगे बात करते हैं पार्टनर इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट PPD 1994 के बारे में। यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके कॉन्फ्रेंस में भारत ने भी भाग लिया था। इसका सेक्रेटेरिएट ढाका, बांग्लादेश में है और वर्तमान में इसमें 26 कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब यह साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने का कार्य करता है। अब इसमें साउथ साउथ में जो है ना, वह हर कॉन्टिनेंट, हर एक महाद्वीप के सदर्न एरिया में उपस्थित डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जा रही है। पार्टनरशिप इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के मध्य हेल्थ, पॉपुलेशन तथा डेवलपमेंट के लिए कॉपरेशन की बात करता है। आगे बात करते हैं विश्वास योजना के बारे में। इसका फुल फॉर्म है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। इसमें क्या होता है कि लोन के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, जिसमें शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लासेस को लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनसे रिलेटेड तो 4 लाख तक का लोन तथा इंडिविजुअल है तो 2 लाख तक के लोन में 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। मतलब यदि आप किसी लोन को ले रहे हैं तो इतने अमाउंट तक लोन लेने में यदि आपको 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था तो अब 5% तो सरकार पे कर देगी और आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट पे करना होगा। विश्वास योजना जो है ना, वह 3 पार्टीज़ के मध्य MOU को साइन करने से सामने आई है। इसमें है पहली नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरा है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
आगे आता है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ये एक चैलेंज है जिसके अंतर्गत हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है वह अब मनुष्य के द्वारा ना करके मशीनों के द्वारा की जानी है। ये लक्ष्य 30 अप्रैल 2021 तक प्राप्त करना है। अब सफाई सुरक्षा चैलेंज के अंतर्गत विभिन्न सिटीज़ को रैंक किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज में पॉपुलेशन के अनुसार सिटीज़ रखी जाएंगी, जिसमें पहला है 3 लाख तक की पॉपुलेशन वाली सिटी, दूसरे में 3 से 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाली सिटी और तीसरे में 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को रखा जाएगा और उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। इनसे रिलेटेड एक एक्ट भी है, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। अगला टॉपिक है सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड के बारे में। यह यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। इसके तहत अगले 5 साल में $2 बिलियन को इकट्ठा करना है और उन्हें इन्वेस्ट करना है उन देशों में जहां पर सैनिटेशन तथा हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं है। इस फाइनेंशियल एड के माध्यम से उन देशों में हाउस होल्ड सैनिटेशन को एक्सपेंड करना है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को सुनिश्चित करना है, स्कूल्स में सैनिटेशन एंड हाइजीन्स तथा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है तथा सैनिटेशन सॉल्यूशन के लिए नए इनोवेशन को सपोर्ट भी करना है। इस फंड का होस्ट होगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। अब आज के लास्ट टॉपिक में याद रखिएगा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। इसे सार्क कंट्रीज़ ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। इसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अभी सार्क कंट्रीज़ में कॉपरेशन उतना अच्छा ना होने के कारण यह यूनिवर्सिटी भी ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे इंडियन सोसाइटी के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आगे हम विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2021 के लिए। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।